तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं वेदांता के बारे में। देखिए वेदांता के शेयर प्राइस के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को भयंकर गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक एक ही दिन के अंदर 7.5% की गिरावट के साथ में दिखाई दिया। तो दोस्तों एक तरफा गिरावट थी, 24 रुपये की गिरावट शेयर के अंदर देखने को मिली। इससे पहले लगातार तेजी के साथ में स्टॉक दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और इसके अंदर लगभग 318 रुपये से भी ऊपर के लेवल देखने को मिले थे। बड़ी बात है कि जो वेदांता का शेयर यहाँ पे ये गिरता हुआ दिखाई दिया, क्यों गिरता हुआ दिखाई दिया, क्या आगे और भी गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर इस कंपनी के अंदर बढ़त देखने को मिल सकती है, तेजी हुई क्यों? तो दोस्तों तेजी जो हुई इस कंपनी के अंदर वो सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन करने के लिए हुई। अभी देखिए इस कंपनी के हाथ में जो फॉक्सकॉन के साथ में इस कंपनी ने साझेदारी की थी और ये कंपनी सेमीकंडक्टर चिप जो है इंडिया के अंदर बनाने वाली थी, वो भी कहाँ, गुजरात के अंदर। तो उसके लिए एक बड़ा अप्रूवल यहाँ पे मिला, सरकार की तरफ से जो है बातचीत चल रही थी और ये कंपनी पिछले काफ़ी दिनों से मांग कर रही थी कि सरकार हम लोगों को 1000 एकड़ की ज़मीन लीज पर प्रोवाइड कराए। तो अभी तक तो सारी अटकलें थी, लेकिन सरकार की तरफ से क्लेरिफिकेशन मिला कि ठीक है, हम आपको जो 1000 एकड़ की ज़मीन है वो लीज पर प्रोवाइड करा देते हैं, वो भी कितने सालों के लिए, 99 सालों के लिए। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे कि वेदांता खुद यहाँ पे प्रोडक्शंस करेगी, तो उसमें भी अब अटकलें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो वेदांता की एक सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी का नाम है वोल्केन। तो अब जो है वो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शंस करने वाली है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से भी क्लियरिफिकेशन यहाँ पे मिल चुका है और जो बड़े बड़े प्लेयर इस डील को, इस साझेदारी को करने के लिए आतुर थे, उनके हाथ से जो है, उनके मुंह से निवाला यहाँ पे वेदांता ने छीना है। तो यहाँ पर भी एक अच्छी खबर जो है वेदांता कंपनी के अंदर निकल कर आई है। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये जो प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है ये अगले 1 से लेकर 2 सालों के अंदर स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब नॉर्मल सी बात है, आपको अभी पता है कि चाइना और ताइवान के बीच में इस समय लड़ाई चल रही है। तो अगर ताइवान को ज़्यादा नुकसान होता है आगे, या फिर ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर चाइना जो है ताइवान पर कब्जा कर ले, तो दोस्तों इससे फिर कहीं ना कहीं इस डील पर एक बड़ा खतरा भी मंडराता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे देखते हैं, इसलिए वो ऐसी कंपनियों के अंदर जो कंपनियाँ अभी फ़िलहाल अपनी स्थिति से जूझ रही हों, जिन कंपनियों पर अभी भारी भरकम कर्जा हो, तो उन कंपनियों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचते हैं कि हाँ अभी देखिए न्यूज़ बेस्ड रिएक्शन देखने को मिला था तो स्टॉक के अंदर तेज़ी हो गई, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर वीकनेस हो, तो इसलिए अपना माल यहाँ से निकाल लेते हैं, तो फिर अलग हो जाएंगे। हो सकता है कि शेयर प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिले। अभी टोटल मार्केट भी यहाँ पे साथ नहीं दे रहा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के मन में पैनिक है। अब देखिए ये सबको पता है कि वेदांता कंपनी यहाँ पे चाहे वो अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बनाए तो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन यहाँ पे करने वाली है। अब सेमीकंडक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हम मोबाइल यूज़ करते हैं, आज की डेट में जो मोबाइल हम लोग को लगभग 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये में मिल रहा है, अगर सेमीकंडक्टर चिप हम लोग को ना मिले तो दोस्तों आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये मोबाइल कितना महंगा हो जाएगा। जो आप आज की डेट में लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर चिप देखते हैं, अगर वो सारी चीज़ें हम लोग को ना मिले तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितने जो प्राइस हैं उनके बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर वेदांता यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रही है गुजरात के अंदर, तो इससे इस कंपनी के अंदर मजबूती देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप क्या काम कर सकते हैं, तब तक आप इस कंपनी के अंदर SIP कर सकते हैं। अब इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो इस शेयर प्राइस के अंदर आपको न जाने कितने और ऊपर के लेवल देखने को मिलने वाले हैं। और अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत होती है तो फिर दोस्तों कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये कंपनी अपनी वित्तीय समस्याओं से जूझती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी इसके अंदर एक और पेच हमें देखने को मिल सकता है, वो क्या है, सरकार की तरफ से सब्सिडी। तो सरकार ने पहले ही एक न्यूज़ निकल कर आई थी, उसमें पहले ही क्लेरिफाई किया था कि जो भी कंपनियां 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट या फिर 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करेंगी, उन्हें हम सब्सिडी भी यहाँ पे देने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट एक मुश्त यहाँ पे करती हुई दिखाई देती हैं, टुकड़ों में नहीं करती हैं, तो सरकार की तरफ से भी यहाँ पे सब्सिडी देखने को मिल सकती है। तो इससे और भी मजबूती जो है वेदांता कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़ा जो पैसा है वो वेदांता का यहाँ पे बचता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले ये जो प्लांट था ये महाराष्ट्र के अंदर लगने वाला था, महाराष्ट्र को मिलने वाला था, और जो सियासतें थी वो बहुत तेज़ थी, लेकिन खैर वेदांता के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होती हुई दिखाई दी हैं और गुजरात को जो है ये प्रोजेक्ट यहाँ पे अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले वेदांता के जो चेयरमैन थे अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से भी यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देखने को मिल चुका है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस कंपनी के अंदर। अभी देखिए ये जो जॉइंट वेंचर यहाँ पे हुआ है ये 60 और 40
के रेशो में हुआ है, 60-40 के रेशो में यहाँ पे हुआ है। और ये कंपनी क्या काम करने वाली है, ये सेमीकंडक्टर चिप यहाँ पे बनाएगी और ग्लास डिस्प्ले यहाँ पे बनाने वाली है। तो फॉक्सकॉन के साथ में पार्टनरशिप कर चुकी है। और फॉक्सकॉन कंपनी कहाँ की है, फॉक्सकॉन कंपनी है ताइवान की। ताइवान का चाइना के साथ में लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई का ही जो है यहाँ पे ताइवान यही चाहती है कि क्योंकि ताइवान के ऊपर कोई ना कोई जो है इस तरीके के प्रेशर पहले से भी देखने को मिलते रहे हैं चिप को लेकर। तो अभी अमेरिका ताइवान के साथ में जुड़ा हुआ है क्योंकि वो चाहता है कि बिना चिप के इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक चिप का यूज़ आपको एक छोटी सी जगह से लेकर एक बड़ी जगह तक होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए किसी भी तरीके से ताइवान को सपोर्ट करना चाहता है अमेरिका, और चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। तो अभी अगर ताइवान यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि ताइवान ऐसे उभरते हुए देशों के अंदर अपने प्लांट एस्टेब्लिश कर रहा है कि कल को अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत भी आती है तो वहाँ से उस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो दोस्तों वेदांता की तरफ से क्लेरिफिकेशन यहाँ पे मिला कि वेदांता ने यहाँ पे यही बताया कि वेदांता एंड वी अंडरस्टैंड दैट इट विल बी द अंडरटेक बाय द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी वेदांता वोल्कॉन इन्वेस्टमेंट। तो वोल्कॉन इन्वेस्टमेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। अभी जो महाराष्ट्र को लेकर बड़ी चर्चा यहाँ पे चल रही थी कि अगर महाराष्ट्र के अंदर ये प्लांट लगता तो बड़ी छूट जो है यहाँ पे फॉक्सकॉन को मिलती हुई दिखाई देती। जो भी कंपनी इस टेंडर को हासिल करती, इस प्रोजेक्ट को हासिल करती, तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम 30% तक की कैपिटल सब्सिडी यहाँ पे दे देंगे। इसके अलावा जो पानी की यूजेस होने वाली है उसके अंदर भी छूट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए छूट देंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे चल रही थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें गुजरात के अंदर होंगी। तो अब डिपेंड करता है कि अगर गुजरात सरकार भी कुछ इसी तरीके के एक्शन यहाँ पे करती है तो इससे बड़ी मजबूती देखने को मिलेगी इस कंपनी के अंदर। अभी आपको प्राइस भले ही गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब अभी आप यहाँ पर ये सोच के चलिएगा कि अगले 1-2 सालों के बाद में जब इस कंपनी को रेवेन्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, तब कितनी मजबूती इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी, कितनी डिमांड यहाँ पे हाई होने वाली है। डिमांड तो देखिए नॉर्मल सी बात है, सेमीकंडक्टर की पहले से ही हाई है और अब से ठीक 2 साल के बाद में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी तेज़ी के साथ में आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है, अभी यहाँ पे दूर के बारे में सोचना है कि लगभग 2 साल तक हमें इस कंपनी के अंदर अगर इंतजार करना पड़े तो अगर आप इतना पेशेंस अपने अंदर बनाकर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से जुड़े हैं तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी के अंदर आगे दिक्कतें भी हो सकती हैं, होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें फ्यूचर प्लानिंग और फिलहाल के डेट में जो सेंटीमेंट बने हुए हैं उसके आधार पर डिक्लेयर होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों अगर आप स्मार्टली वर्क करते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको सिर्फ वे कंपनियां सेलेक्ट करनी है जिन कंपनियों के अंदर हाई ग्रोथ हो और फ्यूचर के अंदर बड़ा पोटेंशियल हो, मजबूती हो। तो आपने कोई कंपनी सेलेक्ट की और आपने ये देखा कि उस कंपनी के मल्टीपल बिजनेस आपको देखने को मिलते हैं कि अगर एक जगह से कोई चीज़ हमें कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है तो वहाँ से दूसरी जगह से सपोर्ट मिल सकता है। तो आप जानते हैं कि दोस्तों ये कंपनी अभी सेमीकंडक्टर का तो नया इसके अंदर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें थोड़ा वक्त लगने वाला है, लेकिन पहले से ये कंपनी अच्छा खासा कमा रही है। कहाँ से? माइनिंग के अंदर ये कंपनी है, ऑयल एंड गैस के अंदर ये कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी के अंदर ये कंपनी है। अब देखिए इसके अंदर अगर आप सेपरेटली देखें तो जिंक का प्रोडक्शन से ये कंपनी करती है, क्रूड ऑयल के अंदर ये कंपनी है, आयरन ओर का प्रोडक्शन से कंपनी करती है, स्टील के अंदर ये कंपनी है, एल्यूमिनियम के अंदर ये कंपनी है, कॉपर इलेक्ट्रिक पावर के अंदर है। तो मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल रिसोर्स आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ से ये कंपनी पहले से ही ठीक ठाक कमा रही थी, लेकिन कुछ दिक्कतें थी इंटरनल कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर अभी 53,581 करोड़ का कर्जा भी बना हुआ है। जबकि अगर आप इस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो आपको काफ़ी शानदार दिखाई देगी, 1,46,066 करोड़ की। मार्केट कैप 1,08,000 करोड़ के आसपास है। तो अभी देखिए अगर ये कंपनी आगे अपना डेट किसी भी तरीके से धीरे धीरे करके रिड्यूस कर सकती है, जो कि अभी ये कर रही है, तो फिर और भी मजबूती आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोमोटर्स ने अपने सारे शेयर्स गिरवी भी रखे हुए हैं। अभी देखिए जो सेमीकंडक्टर को लेकर काफ़ी सारे लोगों के अंदर चर्चाएं चल रही हैं कि सेमीकंडक्टर जब ये कंपनी प्रोडक्शन करने लगेगी तो फिर इस कंपनी का शेयर का भाव क्या होने वाला है। क्या अभी लगभग 300 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय कारोबार कर रहा है, तो क्या ये 400 रुपये के लेवल दिखाएगा या फिर 500 रुपये तक भी स्टॉक जा सकता है, या फिर इससे और ऊपर के लेवल भी हम लोग को स्टॉक दिखा सकता है। बड़ी बात यह होती है कि किसी भी बिजनेस को अगर हम पकड़ कर चल रहे हैं कि अब से ठीक 3 साल के बाद में कितनी रफ्तार यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसके अंदर कंडीशंस किस तरीके की। अगर कोई IT कंपनी होती तो वहाँ पर कंडीशन दूसरी हो जाती, लेकिन अभी चाइना और ताइवान का जो मतभेद चल रहा है तो इसको मद्देनज़र देखते हुए इस कंपनी के अंदर निवेश करना है। बाकी अगर देखा जाए तो अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं चाइना और ताइवान के बीच में और ये कंपनी अपना प्लांट यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेती है,
तो फिर इस कंपनी का भाव का आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं। होने को ये स्टॉक 1000 का भी हो सकता है, होने को ये स्टॉक इससे और ऊपर के भी लेवल दिखा सकता है। फिलहाल की डेट में मजबूती की शुरुआत तो इस कंपनी के अंदर हो चुकी है, जिस तरीके से ये न्यूज़ यहाँ पे निकल कर आई थी। अभी देखिए इस कंपनी को अपनी और भी दिक्कतें हैं वो भी कम करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी अगर आप देखें तो इस कंपनी के ऊपर 53,581 करोड़ का कर्ज है। अब आपको पता ही है कि कंपनी हर साल हर क्वार्टर में जो है अपना कर्ज को धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रही है। तो यहाँ से एक बड़ी मदद जो है इस कंपनी को मिल रही है। डेट लगातार रिड्यूस होता चला जाएगा तो फिर और बड़ी मजबूती इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। एक और मजबूती इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है कि अगर किसी कारण से जो प्रमोटर्स ने अपनी 100% के गिरवी रखे शेयर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, अगर इन गिरवी रखे शेयर्स की संख्या भी यहाँ पे कम होती चली जाए तो और भी मजबूती आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में प्रमोटर्स ने पैसा उठाया हुआ है और उनको पता है कि इस समय पैसा इसलिए उठाया हुआ है क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करना है, बिजनेस बढ़ाना है। तो अभी अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशंस देखें, मार्केट कैप देखें तो 1,08,077 करोड़ की है। मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो 1,40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। कमाल की बात यह कि ये कंपनी भर भर के हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड करा रही है। और कोई कंपनी डिविडेंड हम लोग को क्यों प्रोवाइड कराती है कि अच्छा खासा रेवेन्यू वो कंपनी जनरेट कर रही हो, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो और वो इस कंपनी को बराबर हो भी रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की सेल्स कितनी अच्छी है, पिछले कई सालों में किस तरीके से बढ़ी है। इसके अलावा अगर आप ROC देखें तो 32.2% की है। ROE की बात करते हैं तो 30% के आसपास देखने को मिल रही है। कैश फ्लो पॉजिटिव है। पिछले 5 साल के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो 12.9% की रही है। लास्ट ईयर का जो EPS था वो 50 था, अभी कितना है 51 है। तो यहाँ से भी मजबूती है। कंपनी के पास में 65,000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व्स भी है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 24,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले कई क्वार्टर में इस कंपनी की सेल्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ से एक मजबूती देखने को मिलती है। अच्छा खासा कंपनी अर्न कर रही है, लेकिन अभी खर्चे ज़्यादा होने की वजह से कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम लोग कम होता हुआ दिखाई देता है। तो खर्चा क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन पर यहाँ पे ध्यान देती हुई दिखाई दे रही है। अभी सेमीकंडक्टर को लेकर जिस तरीके से ये न्यूज़ निकल कर आई है तो इसमें भी बड़ा अमाउंट लगने वाला है, खर्चा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे भी देखने को मिल सकती हैं। तो अभी 38,622 करोड़ की सेल्स के साथ में कंपनी दिखाई दी, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में 39,822 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी। इससे पहले 34,000 करोड़ की सेल्स देखने को मिली। तो देखिए सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगातार बढ़ रही है। मजबूती यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है और खर्चे भी आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो खर्चे बढ़ने की वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया। जबकि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भले ही आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपनी के मार्जिन अभी भी डाउन है। तो मार्जिन तो इसलिए डाउन है क्योंकि खर्चा अनियंत्रित है। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने पूरा आपको खर्चे का कॉन्सेप्ट बताया कि बिजनेस ग्रोथ के लिए इस समय कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे खर्च कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन पर प्रेशर यहाँ पे बना है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन गिरे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के मार्जिन यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट अभी कंपनी 5,592 करोड़ का रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट हुई है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अर्निंग पर शेयर कम होते हुए दिखाई दिए। इन सब बातों के बावजूद भी ये कंपनी साल दर साल में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगर आप इस कंपनी की सेल्स को देखें तो 1,32,732 करोड़ की यहाँ पे निकल कर आई, जो कि 2021 के अंदर 88,000 करोड़ के आसपास थी। तो 21 से 22 में जो डिफरेंस देखने को मिला सेल्स में बहुत ज़्यादा था। सेल्स बहुत अच्छी इस कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट की है। अब डिपेंड ये करता है कि क्या इसी तरीके से ये कंपनी सेल्स करती रहेगी। अगर ऐसे ही करती रहेगी तो फिर कंपनी के अंदर लगातार आपको तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। जबकि अगर आप 2020 की स्थिति देखें तो 84,000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ करती थी। इससे पहले 92,000 करोड़ के आसपास सेल्स थी, 91,000 करोड़ के आसपास सेल्स थी। तो लॉन्ग टर्म में सेल्स बढ़ी है, यहाँ से अच्छी बातें हैं। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के अगर आप मार्जिन देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इसके अंदर भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो मुनाफा भी आपको लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी 23,710 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो कि मार्च 2022 तक था। इससे पहले 15,032 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। इससे पहले कई बार आपको नेगेटिव में भी देखने को मिला था। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में तेज़ी हुई है, यहाँ से मजबूती साफ साफ दिखाई दे रही है। अब इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस कंपनी की सेल्स को देखें कि पिछले 10 सालों में किस तरीके की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। भले ही अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो आपको सेल्स कम देखने को मिल सकती है, लेकिन हर साल ये कंपनी लगभग
31% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है। तो मजबूती यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो हर साल ये कंपनी पिछले 10 सालों से 22% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है। लेकिन अगर शेयर प्राइस की बात करते हैं तो शेयर प्राइस के अंदर कितना मूवमेंट हमें देखने को मिला, तो पिछले 10 सालों के अंदर हर साल ये कंपनी लगभग 5% की ही तेज़ी दिखाती है। इस चीज़ को समझ के चलना है। अब इस तेज़ी के पीछे जो हम लोग को रिटर्न यहाँ पे मिले, तो हर साल ये कंपनी लगभग 13% के आसपास ही हम लोग को रिटर्न देती है। अब डिपेंड ये करता है कि क्या आप हर साल 13% के हिसाब से रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर जिन कंपनियों का प्राइस CAGR काफ़ी हाई है, जिन कंपनियों के अंदर आपको 37% के रिटर्न भी देखने को मिलते हैं, वो कंपनियां मजबूत भी हैं, तो उन कंपनियों के अंदर आप निवेश करेंगे या फिर इस कंपनी के अंदर आप निवेश करेंगे, ये डिपेंड करने वाली बात है। और नॉर्मल सी बात है, ये CAGR तो हो सकता है कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन फिर भी जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो FIs होते हैं, वो DIs होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को देखकर चलते हैं, तभी उस कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो 374 करोड़ का शेयर कैपिटल है। लॉन्ग टर्म में ये वैल्यू बढ़ी है। कंपनी के पास में जो रिजर्व्स है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेन बात कंपनी की बोरिंग डेट तो अभी 53,581 करोड़ की है, जो कि 21 के अंदर 57,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। इससे पहले 59,000 करोड़ थी, 66,000 करोड़ थी। तो 2019 से ये कंपनी बराबर यहाँ पे प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से इस बोरिंग को कम किया जाए, और धीरे धीरे करके हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर कमी ही देखने को मिलती है। तो यहाँ से मजबूत स्थिति है। इसके अलावा अगर आप टोटल एसेट देखें तो 1,94,000 करोड़ के हैं, जो कि 21 के अंदर 1,83,000 करोड़ के थे। इससे पहले 1,80,000 करोड़ के थे। तो पिछले 3 सालों से टोटल एसेट भी इस कंपनी के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भी मजबूती कंपनी के अंदर साफ साफ देखने को मिल रही है। अब निवेशकों का क्या रुझान इस कंपनी के अंदर बन रहा है, तो यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है लगभग 69.69% की। प्रोमोटर्स ने अपने सारे शेयर्स इस कंपनी के अंदर गिरवी रखे हुए हैं। जबकि FIs की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कमी देखने को मिली है। 15% की होल्डिंग FIs की हुआ करती थी, 16% की हुआ करती थी। अभी कितनी देखने को मिल रही है? 8.68% की दिखाई दे रही है। अब ये जो FIs यहाँ पे माल बेच रहे हैं, तो इन्हें खरीद कौन रहा है? तो क्या प्रोमोटर्स यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग हुआ करती थी वो 65.18% के आसपास हुआ करती थी। इससे पहले 50.14% के आसपास हुआ करती थी। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी, FIs की होल्डिंग कम हुई। DIs की होल्डिंग कितनी थी? DIs की होल्डिंग भी आपको अच्छी देखने को मिला करती थी, 18% के आसपास देखने को मिला करती थी, और अभी कितनी है? 11.5% के आसपास बनी हुई है। इसके अलावा आम निवेशकों की होल्डिंग की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में माल बेचा गया है। अभी क्वार्टर बेसिस पर खरीदारी हो रही है, और इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी एक्टिव हैं, जो कि 0.22% की होल्डिंग रखते हैं, जो कि क्वार्टर बेसिस पर कुछ कम होते हुए नजर आ रही है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।